Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. नमस्कार। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने बीते कुछ दशकों में जिस गति से प्रगति की है, उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में जानी जा रही है। इसे आमतौर पर की होल सर्जरी या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी भी कहते हैं और इस तकनीक से न केवल मरीजों को दर्द और रिकवरी टाइम को घटाया है, बल्कि सर्जरी के प्रति जो लोगों की धारणा है उसे भी बदल दिया है। अब बड़े चीरे नहीं लगते हैं अगर आपकी सर्जरी होती है तो, और छोटे छोटे कहें कि छेद से आपका सर्जरी हो सकती है और ये काम किया है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ने। और आज के हमारे मेडिटॉक में एक अनुभवी लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा, जो एमडीएम हॉस्पिटल डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं और उसके अलावा लेप्रोस्कोपिक एंड ऑन्को सर्जन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम मेडिटॉक में। थैंक यू सर। और दर्शकों को मैं बता दूं, आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पर, और उससे पहले जो डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा, उनके बारे में बताऊं कि आप वो डॉक्टर हैं जिन्होंने, जो डॉक्टर्स का एक उद्देश्य होता है, जो डॉक्टर शपथ लेता है कि वो किस लिए डॉक्टर बन रहा है, उसको पूरी तरीके से आज तक पूरी तरह से उसकी पालना की है। 2007 से 2011 तक आपने एमबीबीएस की बीकानेर से, उसके बाद आप बाड़मेर पोस्टिंग रहे और बाड़मेर में पोस्टिंग के दौरान एक जगह थी जहां पर जब आपका ट्रांसफर हुआ तो वहां के ग्रामीणों ने धरना दिया कि डॉक्टर का ट्रांसफर कैंसिल किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे डॉक्टर से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बात और मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि डॉक्टर साहब, रक्तदान को लेकर भी आपकी एक अलग पहचान है कि आप हर बार एक ओकेजन ऐसा है जिसमें आप अपनी वाइफ के साथ, मैडम के साथ भी रक्तदान करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, एक मैसेज देना होता है, वो आप हमेशा देते हैं। मैं पहला सवाल आपसे, सबसे पहला जो बहुत कॉमन है कि भी आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो पहला सवाल मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आखिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है और जो एक पारंपरिक सर्जरी होती थी ओपन सर्जरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब ये होता है शरीर के अंदर ऐसी कोई जगह जिसमें एक कैविटी हो, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं वैसे ही अपना जो पेट होता है, मुख्यतः जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की अपन बात करते हैं तो पेट के अंदर की जाने वाली सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आती है। इसके अलावा आजकल चेस्ट में, थोरेक्स में, ब्रेन में, जॉइंट्स में, सब जगह लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। तो पेट, अपना जो पेट होता है ये गुब्बारे की तरह होता है। इसके अंदर आंतें होती है, आमाशय होता है, इंटेस्टाइन होती है और उसमें हवा भरते हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं। तो जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा जो छोटा सा होता है वो फूल के बहुत बड़ा हो जाता है और उस गुब्बारे के अंदर क्या चीजें हैं वो एक छोटा सा छेद करके उसमें दूरबीन डाल के अपन चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर ये चीजें हैं। तो ऐसे ही पेट के अंदर हवा बढ़ते हैं, जो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है वो हवा बढ़ते हैं और वो हवा बढ़ने से पेट के अंदर जितने भी अपने ऑर्गन्स है वो सारे अपने को स्पष्ट नजर आते हैं। उसके बाद में उस ऑर्गन की सर्जरी की जाती है।
पुराने समय में क्या था कि पेट के अंदर देखने के लिए एक बड़ा सा चीरा लगता था जो अपने छाती के नीचे से शुरू होता था और नीचे पेड़ों तक लगाया जाता था और पूरा पेट खोलना पड़ता था, तब जाके अंदर के अंगों में जाकर अपन सर्जरी कर पाते थे। लेकिन ये एक चिकित्सा जगत में बहुत बड़ी क्रांति है कि दूरबीन द्वारा छोटे से छेद द्वारा, जिसमें मुश्किल से 2 या 3 छेद होती है, और बड़ी से बड़ी सर्जरी की जा सकती है। हम बात करेंगे कि जो भारत में इस तकनीक की शुरुआत लगभग कब हुई और क्या जो डेवलपमेंट आप सोचते हैं वो हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी 1885 के अंदर जर्मनी में, जहां पे दूरबीन द्वारा अपेंडिसेक्टोमी हुई थी, और 83 में और 85 में दूरबीन द्वारा पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद में भारत में ये जो टेक्निक है ये 20वीं सदी में आई थी, और 1985 के बाद में भारत में इस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आया है और एक बहुत बड़ी क्रांति इस रूप में आई है। मतलब आप सोचते हैं कि जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था भारत में जब टेक्निक आई उसके बाद इतने साल हो गए, उतना हो रहा है? इस पे काम हो रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है। आज देखिए आपके भारत लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में इतना एडवांस हो चुका है कि विदेशों से भी मेडी टूरिज्म के नाम से लोग यहाँ पे ऑपरेशन कराने आते हैं, क्योंकि भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की कॉस्ट विदेशों से इतनी कम है कि लोग पैसे बचाने के लिए और एक टूरिज्म के रूप में भारत की तरफ देख रहे हैं। आज एक मेरा और सवाल था, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कई लोग तो सिर्फ सर्जरी के नाम से जानते हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें क्या क्या इक्विपमेंट आप लोग यूज करते हैं और जो कैमरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है? आपने कहा 2-3 छेद होते हैं, कैमरा अंदर जाता होगा, और फिर वो क्या मतलब एक सोचें अगर, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, आपका तो रोज का काम है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो थोड़ा सा आप उनको बताइए कि कैसे सिस्टम, क्या फंक्शंस रहते हैं इसको? देखो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 3 सिस्टम होते हैं जी। सबसे पहला एक सिस्टम पूरा कंसोल होता है जिसमें मॉनिटर लगा हुआ होता है, लेप्रोस्कोप का सिस्टम लगा हुआ होता है, उसके साथ में एक लाइट सोर्स लगा हुआ होता है, और जो CO2 अपन पेट में भरते हैं उस CO2 का प्रेशर कितना होना चाहिए, पेट में कितनी CO2 जानी चाहिए, इसको मॉनिटर करने के लिए CO2 इंसप्लेटर होता है। तो ये 3 चीजें एक मॉनिटर में होती है। उसके बाद में सेकेंड चीज होती है इंस्ट्रूमेंट, जिनको हैंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। हैंड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सर्जन अपने हाथों में वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है, और इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो जिस भी ऑर्गन की सर्जरी करती है उस ऑर्गन को रिटेक करना, उसको पकड़ना, उसको डिसेक्ट करना और उसको बाहर निकालना, ये सारे काम किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेट को गुब्बारे की तरह फुलाना, ताकि अंदर की सारे ऑर्गन अपने को स्पष्ट दिख सके। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा छेद किया जाता है 2 mm का, और उस 2 mm के छेद से एक निडल डाल के पेट के अंदर हवा भरी जाती है। उसके बाद में उसी छेद से एक ट्रोका डाला जाता है जो 10 mm का होता है, उसमें एक दूरबीन डाली जाती है जिसको लेप्रोस्कोप बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक्सेसरी पोर्ट होते हैं। लेप्रोस्कोप से असिस्टेंट सर्जन है वो अंदर के ऑर्गन को दिखाता है, जैसे कैमरे में अपन देखते हैं वैसे दिखाता है, तो अपने को अंदर की चीजें स्पष्ट दिखाई जाती है। और सेकंड जो एक्सेसरी पोर्ट्स होते हैं वो हैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए होते हैं, जिससे सर्जन हाथों से इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के सर्जरी करता है। मतलब आपने कहा कि पेट है, अंदर गया कैमरा, आप लोग देखते हैं, फिर उससे करते हैं, क्या कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है कि थोड़ा सा परेशानी भी होती है या बहुत इजी रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कोई भी चीज इजी नहीं होती है। हर चीज को करने के लिए, हर चीज को आगे बढ़ने के लिए एक लर्निंग कर्व होता है, आपको लर्न करना पड़ता है। शुरुआत में जो नए सर्जन है उनको सीखना है, तो वो ऐसे पेशेंट में सर्जरी में वो उसको शुरुआत करनी चाहिए जिसका पहले कोई सर्जरी नहीं हो रही। क्या होता है, कई बार पुरानी सर्जरी की हुई होती है, चाहे वो हाथ वाली सर्जरी हो या दूरबीन वाली सर्जरी हो, तो वहां पे अंदर का जो सिस्टम है वो आपस में चिपका हुआ होता है। तो जब अपन ट्रोकार डालते हैं या उसमें निमोपेरेटन करने की कोशिश होते हैं तो किसी भी ऑर्गन की इंजरी हो सकती है। तो उस इंजरी को रोकने के लिए ये आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका नॉलेज होता है कि आपको किस प्रकार से ट्रोकार डालना है, और आपको जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग कार्य करना होता है। एक मेरा सवाल था कि जो पहले सर्जरी होती थी, अभी भी होती है पारंपरिक सर्जरी जिसे कहेंगे, देखो जो आपके बीच में एक बात तो टालूंगा कि जो पारंपरिक सर्जरी है ये ऑल टाइम सर्जरी है, इसकी जरूरत हमेशा ही रहती है और आगे भी रहेगी। क्योंकि अगर आपको पारंपरिक सर्जरी नहीं आती है तो आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हाथ वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जब
हमें कोई स्पेलिंग बनानी तो ABCD तो हमें आना, अल्फाबेट सीखना पड़ेगा, तब कोई वर्ड बनेगा। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब हम उसी को डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़े। तो मेरा सवाल यही था कि जो पारंपरिक सर्जरी है उससे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या डिफरेंस, वो तो हमने जान लिया कैसे करते हैं, क्या है, मरीज को क्या लाभ मिलता है? बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है तो वो मरीज को ही हुआ है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मरीज के मिनिमम चीरे से 2 या 3 छेद से काम हो जाता है, तो उसको लगता ही नहीं है कि मेरे पेट में कोई इंसिजन लगा है क्या। इवन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कई बार तो निशान ही नहीं लगते, तो कोई आदमी पेट देख के बता ही नहीं सकता कि कभी सर्जरी हुई भी है क्या। दूसरी, जब चीरा कम लगेगा तो उसके पेन कम होगा, पेन कम होगा तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी, अर्ली रिकवरी होगी। वो आज ऑपरेशन हुआ, कल से वो घूमना फिरना चालू कर देगा, परसों से खाना पीना चालू कर देगा। इवन मैं आपको बता दूं, आज समय ऐसा आ चुका है, आप सोच नहीं सकते, किसी जमाने में बच्चेदानी के जब ऑपरेशन होते थे या कोई भी बड़ा ऑपरेशन होता था ना, तो गांव में पेशेंट 3-3 महीने तक, 6-6 महीने तक बेड से नीचे नहीं उतरते थे। तो मेरा ऑपरेशन हुआ है और सारा घर उसकी सेवा में लगा रहता था। और आज स्थिति ये है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के 24 घंटे बाद में तो पेशेंट चल के योगा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ी रिकवरी और इससे बड़ा फायदा इसी पेशेंट ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और, क्या हर मरीज के लिए ये पॉसिबल है कि वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए जाए और आप लोग कर दें, या इसमें भी कोई विशेष ऐसी परिस्थिति होती है कि उसको चेक करना पड़ता है, इसमें की जा सकती है कि नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखो मैं बताता हूं, कई बार पेशेंट आते हैं जिनके जैसे कोई छोटी सी गांठ हुई, लाइपोमा हुआ, या उनके कोई वेरिकोज वेन हो गया, या उनके दूसरी कोई बीमारी हो गई, और वो आके पूछते हैं कि साहब इसमें आप ना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर दो। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सब जगह नहीं होती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वहीं होगी जहां पे एक केविटी होगी, एक गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होने की गुंजाइश होगी, जैसे पेट हो गया, जॉइंट हो गए, गले के अंदर, थायराइड के अंदर, वहां पे आप न्यूमोपेरिटोनियम, जहां पे आप हवा भर के न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट कर सकते हो, वहीं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है। जो ये जो आपके जो शब्द है तो मेडिकल टर्म्स के हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, वो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मरीजों को, जो दर्शकों को बताने के लिए कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 100% की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी जो परिस्थिति में जो सबसे कॉमन अपन बीमारी देख रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान में स्टोन खूब होते हैं, तो रीनल स्टोन हो गए, गाल ब्लेडर स्टोन हो गए, ये सारे ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किए जा सकते हैं। दूसरी, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, इतना कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, इतना कैंसर कॉमन हो चुका है, क्योंकि खान पान की आदतें ऐसी हो चुकी है, अपन जो खा रहे पी रहे उसमें सब में केमिकल और इस प्रकार की मिलावट है, तो कैंसर की सर्जरी भी दूरबीन द्वारा होती है। उसके अलावा हर्निया दूरबीन से होता है। एक जमाना था जब नाभि का हर्निया हो जाता था या पेट में आगे का हर्निया हो जाता था, पेशेंट की इतना बड़ा चीरा लगाते थे और पेशेंट 10 दिन तक कहीं जा नहीं सकता था, उसके पाइप डाल देते पेट में। और आज स्थिति ये है कि हमारे पास में इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई कि हम हर्निया का दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। जिस दिन ऑपरेशन करते हैं उसके शाम को तो पेशेंट चलता फिरता है, घूमता है आराम से। तो काफी चीजें जो है वो आजकल दूरबीन द्वारा होने लग चुकी है। मैक्सिमम सर्जरी दूरबीन से होती है आजकल। जो ये हम बात करते हैं मिनिमली इन्वेसिव MIS जिसे बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे क्या बाईपास भी मैंने सुना है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, बाईपास के लिए भी यूज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से आजकल बाईपास भी हो रहे हैं। अच्छा। और इसमें जो किसी समय में पूरा स्टर्नम आगे की जो चेस्ट के आगे की जो हड्डी पूरी मशीन से काट के करना पड़ता था, आज वही ऑपरेशन एक छोटे से 2 या 3 छेद से वो ऑपरेशन हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल था मेरा, ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, इन्फेक्शन का खतरा इसमें कम रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जितना बड़ा इंसिजन लगेगा, जितना बड़ा चीरा लगेगा, उतना ही इन्फेक्शन का ज्यादा बढ़ेगा। और जब चीरा ही आपका छोटा है तो इन्फेक्शन के चांस बहुत ही रेयर होते हैं। जी जी। अब मैं आता हूँ एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप इतने सालों से 2011 से आप कर रहे हैं काम। एक सफल लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा बनने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग या किस तरह का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है? सर देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी के मन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने की चाहत है और वो इसको करना चाहता है,
तो नो डाउट रास्ते बहुत है, तरीके बहुत है और चीजें आसान है, लेकिन हर चीज का एक लर्निंग कर्व होता है। लर्निंग कर्व मीन्स अगर आपने किसी सीनियर सर्जन के साथ में जुड़कर उसके साथ में रह के आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी असिस्ट करवाई है, उसके साथ में आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करी है, तो आप धीरे धीरे उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो। तो हर चीज का लर्निंग कर्व होता है। जैसे अपेंडिक्स जैसी सर्जरी है, उसमें आपने किस नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी आप रेगुलर कर ही रहे हो और आपने किसी सर्जन के साथ में रह के 10, 15, 20 सर्जरी आपने उसको असिस्ट करवाई है, आपको न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करना आ गया, तो आप अच्छे से करना सीख सकते हो। आपको कैंसर सर्जरी करनी है तो कैंसर सर्जरी के लिए आपका लर्निंग कर्व बड़ा होता है। इसके लिए आपको मिनिमम 80-100 सर्जरी आपने किसी के साथ में असिस्ट कराई हो, किसी के साथ में देखी हुई हो, आप वहां पे उपस्थित रहे हो, ऑन टेबल आपको वहां पे एक्सपोजर मिला हो, तो आप ये चीजें सीख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस के साथ में, समय के साथ में, और आपने कितने केसेस किए हैं। एक सेंटर ऐसा है जहां पे आप दिन की 10 सर्जरी कर रहे हो, एक सेंटर ऐसा है जहां पे आप महीने की 10 सर्जरी कर रहे हो, तो नो डाउट जो दिन की 10 सर्जरी कर रहा है उसको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, वो जल्दी सीखेगा ये चीजें। इसी से जुड़ा सवाल आपसे ये, आपने ये फील्ड क्यों चुना, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? सर देखो, जिस समय मैं पीजी करता था जी, तो उस समय लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे मेडिकल कॉलेज में कम होती थी। बिल्कुल, इसीलिए जानना चाह रहा हूं। मैं जिनके अंडर में पीजी करता था वो तो करते ही नहीं थे जी हमारे टाइम में। लेकिन मेरी एक हमेशा से इच्छा रही कि हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ में रहना चाहिए, हमेशा एडवांस चीज के साथ में रहना चाहिए। तो मैं हमेशा इस चीज को इंसिस्ट करता रहता था कि मुझे जब भी मौका मिले अपने को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को आगे बढ़ाना है और इस चीज के लिए करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मेरे को जब भी कहीं भी किसी बड़े सेंटर में जाके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में सीखने का मुझे मौका मिलता तो मैं वहां पे गया हूं। मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सीखने के लिए मैं इंदौर बेरेटिक सर्जरी सेंटर पे गया हूं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सीखने के लिए मैं पटना एम्स डॉक्टर दीपक उत्पल के पास गया हूं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सीखने के लिए मैं मेदांता भी गया हूं। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। अभी मेरे जो सीनियर सर्जन हैं, जो मेरे अच्छे मिलने वाले हैं अहमदाबाद में, तो मैं उनसे भी इन चीजों के बारे में बातचीत करता रहता हूँ, उनसे करता रहता हूँ। फिर मैं उनको पूछता हूँ, आप ऐसा कोई डे है जब आप 5-7 सर्जरी ये रखो तो मैं आऊँ आपको वहां देखने के लिए, और मैं वहां जाता हूँ क्योंकि मुझे वो चीज सीखनी है ताकि वहां का सीखा हुआ मैं जोधपुर में अप्लाई कर सकूं। बहुत बढ़िया बात है ये। और जो आपने कहा कि आप जाते हैं, पटना जाते हैं, अहमदाबाद आप बात करते रहते हैं, तो देश में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लेप्रोस्कोपी सर्जरी की ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल बिल्कुल, देश में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। इवन जो बड़े बड़े सेंटर हैं वहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, वो ये चीज करते रहते हैं और वो कोई ना कोई एक छोटा ट्रेनिंग सेशन, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन या एक फेलोशिप के रूप में ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं, जो 7 दिन से शुरू होता है, 6 महीने तक शुरू होता है, साल भर का होता है, और वो इस प्रकार की ट्रेनिंग्स देते हैं। और ये ट्रेनिंग्स आपके एक्सपीरियंस में, आपकी क्यूरियोसिटी में, आपको आगे बढ़ने में हमेशा लाभदायक होते हैं। मतलब इसमें जैसे आपने ये फील्ड चुना लेप्रोस्कोपी का, जो एमबीबीएस करते हैं, मतलब एक बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ। वो तो सिंपल एमबीबीएस होती है, दैट टाइम आप लोग कोई ऐसा फील्ड चूज नहीं करते हैं, क्या रहता है? नहीं, एमबीबीएस में तो सब सब्जेक्ट का एक थोरोली नॉलेज होता है जी, जनरल नॉलेज होता है। आगे आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, सर्जरी में जाना है, मेडिसिन में जाना है, तो वो उसके लिए वो आप तय करते हैं, उसके बाद ये लोग ये चीज डिसाइड होती है। ओके, ठीक है। एक मेरा सवाल है, रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इनमें डिफरेंस है? यस, इनमें भी काफी डिफरेंस है। इनमें सबसे बेनिफिट जो रोबोटिक सर्जरी से हुआ है वो सर्जन को हुआ है। अच्छा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी हम वही काम करते हैं पेशेंट का जो हम रोबोटिक सर्जरी में करते हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो अर्गोनोमिक्स होती है, जो सामने पेशेंट यहाँ लेटा हुआ है, कैमरा आपके सामने, आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, आपके हाथ ये हैं, आपके हाथ वहां काम कर रहे हैं, तो जो ऑपरेटिव सर्जन है उनके कभी कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, कभी यहाँ कोहनियों में दर्द शुरू हो जाता है, उनकी स्पाइन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कमर दर्द शुरू हो जाता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बहुत एक हार्ड भी वर्क होता है, एक एग्जर्शन होता है सर्जन के, मरीज के वही काम हम रोबोट से करते हैं, तो हमारे लिए इतने इजी अर्गोनोमिक्स हो जाती है कि हमें अंगुलियों से काम करना पड़ता है। जो अर्गोनोमिक्स प्रॉपर होती है, इससे सर्जन को जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो नहीं हो पाते। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो रोबोटिक सर्जरी से सर्जन को ही हुआ है। हाँ, पेशेंट लेवल पे एक देखा जाए तो हमेशा एडवांस आदमी रहना चाहता है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से रोबोटिक सर्जरी एडवांस है। वो एडवांस इसलिए है कि रोबोटिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट की
360 डिग्री का मूवमेंट होता है, जो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में नहीं होता। तो वो 360 डिग्री के मूवमेंट से आप जटिल से जटिल सर्जरी पे रोबोटिक से करवाते हो, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से जूझना पड़ता है। अब जैसे मैं बात करता हूं, रोबोटिक सर्जरी से सबसे बेस्ट रिजल्ट होते हैं प्रोस्टेटिक कैंसर की सर्जरी में। बिल्कुल। अब प्रोस्टेटिक कैंसर की अगर सर्जरी आप लेप्रोस्कोपिक से करोगे तो आप वो रिजल्ट नहीं दे पाओगे जो रोबोटिक सर्जरी से, क्योंकि उसमें इंस्ट्रूमेंट्स के मूवमेंट्स इतने फाइन होते हैं और इतने ज्यादा डिग्री लिए 360 डिग्री तक होते हैं कि वहां पे इजी वे में आप काम कर सकते हो। मतलब रोबोट के आने से आप लोगों को तो फायदा हुआ है। हालांकि ऐसा कहते हैं रोबोट आ रहे हैं, आदमी का काम कम हो रहा है। मतलब कहा यही जाता है कि अब आदमी का काम रोबोट करने लग गया है। लेकिन आप लोगों के इस मामले में बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल, देखो रोबोट करता है, उसको सारा कमांड सर्जन देता है। अब कब आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं निकालना है, हाँ। वो सारा काम एक उसके लिए एक असिस्टेंट चाहिए। उसके अलावा एनेस्थेसिया है, वो तो उसको प्रॉपर देना ही देना है, जितना चाहे रोबोट से करो चाहे हैंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से करो। अब मैं आता हूं मरीजों की जागरूकता पर। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लेकर कई लोगों को मिथक भी है। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं नहीं, इससे नहीं कराएंगे, कैमरा जाएगा, वो कैसे करेगा, गड़बड़ हो सकती है। क्या आप क्या मानते हैं? देखो, मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यवस्था जब परिवर्तन होता है तो हमेशा उसका विरोध होता है। बिल्कुल। कोई भी नई चीज आती है तो आदमी उसको स्वीकार नहीं कर सकते, उसमें कमियां ढूंढते हैं, उसको स्वीकार भी नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि नई चीज आने से जो हम पुराने वाले लोग हैं वो हम पिछड़ जाएंगे, हमारे को कोई पूछेगा नहीं। जैसे पहले जब अपन बात करते हैं कि विदेश यात्रा है ना, वो मानी जाती थी कि विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, समुद्र को लागना पड़ता है। हाँ। तो ये बेसिक मिथक्स थे जो, तो ऐसे ही लोगों में ये मिथ हो रखी है कि यार जो हाथ वाली सर्जरी है वो अच्छी होती है, दूरबीन वाली सर्जरी में है ना कोई बीमारी वापस हो सकती है, दूरबीन की सर्जरी में ऐसा हो सकता है कैंसर पूरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दूरबीन की सर्जरी करवा देंगे तो हर्निया वापस हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक्सपर्ट सर्जन है, एक्सपर्ट करने वाला सर्जन है, तो कोई भी सर्जरी जो दूरबीन से हो सकती है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूरबीन की सर्जरी करने से हर प्रकार से पेशेंट को फायदा होता है। उसको पेन कम होता है, हॉस्पिटल में रुकना कम पड़ता है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, इजी अर्ली रिकवरी होती है। जब रिकवरी अर्ली होगी तो वो अर्ली अपना जो वर्क है उसको रिज्यूम करेगा, तो फाइनेंशियल भी उसको नुकसान नहीं होता है। कॉस्ट कम होती है। बिल्कुल, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कॉस्ट कम होती है, क्योंकि ओवरऑल तकनीक नहीं है तो आई थिंक ऐसा कहा जाता है तकनीक के साथ लागत बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल लागत बढ़ती है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल कॉस्ट की बात बताता हूँ। हाथ से सर्जरी, जैसे मैंने हाथ से हर्निया का ऑपरेशन किया, वो पेशेंट 5 से लेकर 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहेगा, तो 5 से 7 दिन उसका स्टे का खर्चा बढ़ गया। 5 से 7 दिन वो वर्क पे नहीं गया तो उसकी जो इनकम हो रही थी वो कम हो गई। 5 से 7 दिन उसके रिलेटिव उससे मिलने आएंगे और मिलने आएंगे तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा। दूरबीन की सर्जरी में आप आज भर्ती हुए, आज शाम को ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन आप घर चले गए तो आपका हॉस्पिटल स्टे कम, आप अर्ली रिकवरी। और एक सबसे बड़ी चीज जो पेशेंट के मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि यार मेरा ऑपरेशन हो गया और मेरे तो मुझे पता ही नहीं चला। बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं चला। ये बड़ी बात, कितना इजी ये चीज होगी कि आज तो ऑपरेशन नॉर्मल चीजें होगी। इवन मैं आपको बताता हूँ, कई ऑपरेशन तो ऐसे होते हैं जो डे केयर सर्जरी में होते हैं, जो दूरबीन से होते हैं। सुबह पेशेंट आता है, 2 घंटे बाद में ऑपरेशन कराता है, शाम को अपने वर्क पे चला जाता है। लोग पूछते हैं क्या ऑपरेशन करा के आए हो, कहते हैं हाँ। वो यकीन नहीं होता कि क्या ऑपरेशन करा के भी आए हो क्या आप। कभी ऐसी केसेस में कभी ऐसा हुआ कि उल्टा हो गया, मतलब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद वो चला गया घर और काम पे भी चला गया, फिर वापस से प्रॉब्लम हुई, ऐसा होता है? कोई हाँ, कभी कभार जैसे कोई हजारों सर्जरियों में एक पेशेंट, उसके क्या कारण होता है उसका, ताकि वो नहीं हो? इसलिए ऐसे इसमें क्या मरीज की कहीं जागरूकता की कमी रहती है या कोई और? कुछ जागरूकता की भी कमी रहती है। कुछ क्या होता है, हर पेशेंट के शरीर की अपनी अपनी तासीर होती है, जो बोलते हैं। हाँ। उसके बॉडी का जो एक्लिमेटाइजेशन करने का होता है वो अपना अलग अलग तरीका होता है। किसी पेशेंट के, जैसे आपने ऑपरेशन किया उसके बाद में वो घर गया और उसने खाना पीना प्रॉपर खाया नहीं, उसको डर लगा कि यार मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मैं खाऊं या नहीं खाऊं। कई बार ऑपरेशन को हम कहते हैं पेशेंट को कि भाई तुम घर जाओ, अपना रूटीन का सारा काम करो, लेकिन वो बेड से नहीं उतरता कि मेरा
मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे डॉक्टर साहब ने कुछ ज्यादा बताया ही नहीं, तो मैं हिलू डुलू नहीं। तो कई रीजन होते हैं जिनकी वजह से वो वापस अस्पताल में आना पड़ता है। कई बार पेन इतना होता है कि वो प्रॉपर दवाई नहीं ले पाता, उसका दर्द बढ़ जाता है, तो वापस आ जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेजर सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी होती है, पेट में हाथ में रस्सी पड़ गई, तो जो आंतें जो होती है वो आपस में चिपकने की टेंडेंसी होती है, तो वो जो खाना खाता है वो आगे मोशन पास नहीं हो पाता, तो वो उसको आना पड़ जाता है। एक और मेरा सवाल था, अपन जो बात कर ही रहे थे, एज, वेट और मेडिकल कंडीशंस, बिल्कुल क्या बिल्कुल। ये आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पहले आप इसको भी देखते हैं, इसका भी फर्क पड़ता है कहीं? देखो, इसका फर्क इस चीज पे पड़ता है कि बेहोशी के लिए फिटनेस लेने के लिए, जिसको एनेस्थेसिया की फिटनेस बोलते हैं, उस एनेस्थेसिया की फिटनेस, चाहे वो ओपन सर्जरी हो चाहे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें पेशेंट की कोमोर्बिडिटी, पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट का वेट कितना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आज मैं एक छोटी सी बात करूं, एक मैं 20 साल के बच्चे को बोलूं तू दौड़ लगा, और एक मैं 80 साल वाले बच्चे को बोलूं मैं दौड़ लगा, तो कौन दौड़ लगा पाएगा? ऑब्वियसली 20 साल वाला बच्चा दौड़ लगा पाएगा। इसी प्रकार से कोई सर्जरी के लिए फिटनेस होना या सर्जरी को एक्सेप्ट करना, उसको सहन करना, उसको एक्लिमेटाइज करना, ये यंग एज में ज्यादा इजी होता है बजाय कि ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में पेशेंट के जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो उम्र के साथ में कम काम करते हैं, तो ये चीजें इस चीज को प्रभावित करती है। छोटे शहरों की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, वहां पे भी क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इसी तरह डेवलपमेंट या इसी तरह का वहां भी लोगों को फायदा मिल रहा है जैसे हमारे शहर में या बड़े शहरों में मिलता है? देखो, छोटे शहरों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है, सर्जरी एक टीम वर्क है। अगर वहां पे छोटे शहर में सर्जन चला गया, लेकिन सर्जन के साथ में उसके पास में इक्विपमेंट प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाए, क्योंकि नो डाउट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट महंगे आते हैं, इनकी केयर करना, इनकी रख रखाव करना भी थोड़ा टफ जॉब होता है। कोई नर्सिंग स्टाफ प्रॉपर उसके पास में नहीं है, उसके पास ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी नहीं है, तो वो सर्जन कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सर्जरी एक टीम वर्क है। टीम अच्छी होगी तो आप छोटे सी जगह, छोटे से गांव में भी आप बड़ी से बड़ी सर्जरी कर सकते हो, और टीम आपके पास प्रॉपर नहीं है तो आप चाहे बड़ी जगह हो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, धीरे धीरे, जैसे आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले हम लोग यहाँ जो सर्जरियां करते थे, हमारे पास में बाड़मेर, जैसलमेर से इतने पेशेंट रेफर होके आते थे और हमारा वर्कलोड ज्यादा हुआ करता था। अब ये सारी सुविधा वहां उपलब्ध होगी तो पेशेंट को भी बेनिफिट हो गया, इतनी दूर आना नहीं पड़ेगा। और नो डाउट फैसिलिटीज है वो आज रिमोट एरिया में जा रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर जगह मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हर जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो फैसिलिटी अभी मिल रही है। अब मैं आता हूं कॉस्ट पे। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तुलना में ओपन सर्जरी, इन दोनों की कॉस्टिंग डिफरेंस? बिल्कुल, देखो कॉस्टिंग में देखी जाए तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट निकाले जो मैंने आपको बताया, जो आपने पहले बताया तो कि मरीजों को रुकना कम पड़ता है, घर पे कम रुकना पड़ेगा, काम पे वापस चल जाएगा, तो जो वो बेनिफिशियल हो जाता है। तो वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्ट बेनिफिट देखे जाएंगे तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ज्यादा अच्छे हैं, और कॉस्ट देखा जाए तो फिर लेप्रोस्कोपिक थोड़ी सी ज्यादा है। आप जोधपुर में डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज के एमडीएम हॉस्पिटल में हैं, प्रोफेसर हैं, आप रोजाना सर्जरी करते हैं। क्या सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करूंगा मैं, वहां पे पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं? बिल्कुल, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं हैं और धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही है, क्योंकि जो भी सरकार आती है वो एक अपना एजेंडा लेके आती है, जो भी नया अधिकारी आते हैं वो एक एजेंडा लेके आते हैं, और सबकी मंशा होती है कि मैं मेरे इंस्टीट्यूट में अच्छे से अच्छे कार्य करूं, अच्छे से अच्छी मरीजों को सुविधाएं दूं, तो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी जब हम नए आए थे तो सिर्फ लेप्रोस्कोप हुआ करता था, फिर 2018-19 में हमारे पास 3D लेप्रोस्कोप आया। 3D लेप्रोस्कोप आया तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी, हमारी स्किल, मरीजों को फैसिलिटी और अच्छी मिली। अब धीरे धीरे हम रोबोटिक्स भी लाने के ऊपर हमारी वो चल रही है। तो इस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में, विशेषकर एमडीएम में, तो हर प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल है आज। अब जब एआई और रोबोटिक्स का दौर आ रहा है, आपने जैसा खुद ने कहा, तो इस दौर में आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का क्या फ्यूचर क्या देखते हैं? देखो, क्या चेंजेस रिक्वायरमेंट रहेगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, एआई और ये जो रोबोटिक्स ये इस समय की मेडिकल में सबसे बड़ी क्रांति है। बिल्कुल,
अगर आज कोई सर्जन एआई के साथ में अगर अडेप्ट नहीं करेगा, अपने आप को एआई के साथ में अपडेट नहीं करेगा, तो आने वाला समय उसके लिए बहुत टफ होने वाला है। क्योंकि अब जो पेशेंट आ रहे हैं वो सारा नेट पे, गूगल पे, एआई से इतना कुछ पूछ के आ रहे हैं, इतना कुछ सीख के आ रहे हैं कि अगर हमारे को उनके हिसाब से नहीं कर पाएंगे तो हम उनके साथ उनको सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए एआई और रोबोटिक्स तो आने वाले समय के लिए मेडिकल फील्ड में, स्पेशली सर्जिकल फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या प्लानिंग सोचते हैं? आपके मन में क्या है कि भाई ऐसा होना चाहिए, हम इसको ऐसे करें कि इसका भी समावेश हो जाए और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? बिल्कुल, देखो एआई में क्या होता है कि जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसके हिसाब से मरीज की जो भी रिपोर्ट्स है, मरीज की जो भी फाइंडिंग्स है, मरीज का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है इस बीमारी को लेके, तो वो सारी चीजें एनालिसिस करके उसके हिसाब से ही आगे ट्रीटमेंट किया जाता है और उससे पेशेंट को अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। वो अननेसेसरी की बर्डन से भी बच जाता है और जो उसके लिए जरूरी होना होता है वो उसको टाइमली मिल भी जाता है। एक सर्जन के रूप में आप उन मरीजों को जो सर्जरी से डरते हैं, बिल्कुल, खासकर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, जो भी सर्जरी से हर कोई डरता है, निश्चित है, और वो समझते हैं ये महंगा है, हाँ। बचते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि वो मरीज गया तो डॉक्टर ने कहा सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, हालांकि सर्जरी नहीं वर्ड यूज करते, वर्ड ऑपरेशन यूज करते हैं, और वो बचते हैं कि मैं दवाई से ठीक हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं आपको संदेश सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने कहानी सुनी होगी जी कि बिल्ली आई और चूहों ने आंखें बंद कर ली। बिल्कुल। तो आंखें बंद करने से बिल्ली का खतरा नहीं गया है। तो इसी प्रकार से मुझे सर्जरी नहीं करानी, ये उसी तरह से है जैसे आंखें बंद करना। आपकी बीमारी हो गई, उस बीमारी का इलाज ऑपरेशन है, तो वो ऑपरेशन तो आपको कराना ही जो आपको कह रहा है वो मानना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको कराना ही पड़ेगा। आपने अगर समय पे कराओगे तो आप उस बीमारी की भयावहता जो आगे आपको और ज्यादा नुकसान कर सकती है या आगे आपकी जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है, तो उससे टाइमली बचाव हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप बीमारी को पाल के बैठे हो, बीमारी को आप बीमारी को खाना खिला रहे हो, उसका पालन पोषण कर रहे हो, वो बड़ी होगी तो फिर आपको ही खा जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है। सर्जरी जहां जरूरत हो वहां सर्जरी ही इलाज है, तो वहां सर्जरी आपको करानी ही पड़ेगी। बिल्ली या शेर के आने से, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। एक और आपके अनुसार भारत में जो सर्जरी फील्ड है इसमें और अब क्या चेंजेस आप देखते हैं कि आने वाले हैं? काम चल रहा है। अरे बस सर्जरी तो इतना ज्यादा अपडेट हो रहा है कि जैसे अपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करते हैं जिसमें पेट में 3-4 छोटे छोटे छेद होते हैं, आजकल सर्जरी होने लगी सिंगल पोर्ट सर्जरी, जिसमें मात्र एक छोटे से छेद में वो 4 इंस्ट्रूमेंट, हैंड इंस्ट्रूमेंट, असिस्टेंट वो सारे एक छेद में डालने लगे। तो पता ही नहीं लगता कि 4 सर्जरी की जगह मात्र एक सिंगल पोर्ट सर्जरी जिसको कहते हैं, सिंगल पोर्ट सर्जरी, उससे सर्जरी होने लगी। दूसरी सर्जरी जो आप मैं बताऊं, नेचुरल ओरिफिस सर्जरी भी होने लगी। जैसे अपने शरीर में मारवाड़ी में या अपने शास्त्रों में कहा है कि 10वां द्वारा देहुरा, मतलब देह के 10 द्वार है। तो नेचुरल ओरिफिस जैसे माउथ हो गया, तो मुंह में से दूरबीन डाल के और सर्जरी करना, ये नेचुरल ओरिफिस। लेडीज के जो बच्चेदानी का मुंह होता है वहां से ओरिफिस, ताकि वहां से जो नेचुरल ओरिफिस है, जो बॉडी के छेद है, वहां से दूरबीन डालते हैं, वहां से सारे इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और वहां से सर्जरी कराते हैं, तो उनके शरीर में किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं होती। इवन मैं बताऊं तो आपको बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस है फिल्म हॉलीवुड वो नेचुरल ओरिफिस सर्जरी कराते हैं। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो एक हीरोइन है, वो उन्होंने अपनी अपेंडिसेक्टोमी है वो वेजाइने के रास्ते से करवाई। उनको कहा मुझे पेट में किसी भी प्रकार का स्कार नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें नई चीजें हैं जो चैलेंज कर रही है सर्जिकल साइंस को कि आप इससे और आगे कैसे बढ़ सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो बात चली, आने वाला समय एआई का है, रोबोटिक्स का है, तो ये चीजें सर्जरी में एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रही है, टेक्निकली भी और पेशेंट के बेनिफिशियर के रूप में भी। अब थोड़े से सवाल आपके बारे में करते हैं। आप क्या जब पढ़ाई करते थे, जैसे हम भी छोटे थे, तो लोग पूछते हैं क्या बनना चाहते हो बड़े होके, तो उस समय तो लोग मैक्सिमम लोग डॉक्टर इंजीनियर बोल देते हैं। आपसे जब पूछते थे, छोटे थे जब आप, कोई पूछते होंगे नेचुरल है, तब आप क्या वास्तव में डॉक्टर बोलते थे? नहीं सर, मेरा तो कभी मेडिकल फील्ड में जाने का प्लान था ही नहीं। बिल्कुल। जब मैं छोटा था और था तो मैंने हमारे गांव में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो देखा था वो बैंक मैनेजर देखा था।
कि यार ये सबसे बड़ा है, सब लोग इसके आगे पीछे आ रहे हैं, घूमते हैं। तो हमें लगा था कि यार बैंक की नौकरी अच्छी है। फिर जब 11-12 करे तो बाहर निकले तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव देखे तो लगा कि नहीं ये सर्जरी अच्छी है। तो उस टाइम इच्छा ये रहती थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाए कोई, लेकिन बाद में जब घर वालों ने कहा नहीं आपको तो पीएमटी की तैयारी करती है, तो भाई ठीक है, हमने पीएमटी की तैयारी शुरू कर दी। कभी ऐसा नहीं था कि हमें इसी लाइन में जाना है, जहां घर वालों ने बोला आपको ये करनी है, लेकिन उस टाइम सोचते थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहिए। लेकिन आप डॉक्टर बन गए, आज एक नामी सर्जन भी बन गए, अब आपको क्या लगता है कि ये सही रहा कि अभी भी उसका लगता है कि वहां जाना चाहिए था? देखो, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान ने हर इंसान की एक डेस्टिनी फिक्स कर दी है, ठीक है। जब मैं 11-12 में था तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहता था, लेकिन ठीक है मैं एमबीबीएस करने लग गया। मैं आपको बता दूं, एमबीबीएस के बाद में भी मैंने 2 साल आईएएस की तैयारी करी है। मैं दिल्ली गया हूं, मैं बाद में नौकरी करता था और उसके साथ में मैंने तैयारी करी है। और उस समय अब नौकरी के साथ में आईएएस की तैयारी बड़ा टफ था। तो फिर लास्ट में छोटा भाई था तो वो भी दिल्ली आईएएस की तैयारी करने गया, तो मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा यार कम से कम वो ढंग से करेगा, अपन नौकरी करेंगे। तो मेरी किस्मत में डेस्टिनी ने, ऊपर वाले ने यही लिखा था, सर्जन बनना लिखा था, तो मैं इसी लाइन में रह गया। मतलब सेकेंड ऑप्शन लेने के बाद भी मैं ये लाइन यही रही मेरी। अब संतुष्टि बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। भगवान ने जो डेस्टिनी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अब लगता है कि बिल्कुल भगवान ने सही फील्ड आपको दे दिया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मैं सर्जन में ही सक्सेस हूं। अगर मैं फिजिशियन बना देता ऊपर वाला तो शायद तक मैं इतना सक्सेस हो ही नहीं पाता। पहले आप जब रूरल एरियाज में थे, बाड़मेर में खासकर, तब ऐसा जैसा मैंने पहले बताया इंट्रो में आपके कि लोगों ने वहां आंदोलन किया जब आपका ट्रांसफर हो गया, तब आपका ये रहता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सेवाएं दें, वो आपका स्टार्टिंग था। और आज आप एक वेल रिनॉन्ड आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन हो गए। मरीज आपके नाम से आते हैं, यार दिनेश जी से करानी है, दिनेश दत्त शर्मा जी से सर्जरी करानी है। तब क्या वही उस समय वाला ही आपका मिशन है या चेंजेस हो गए कुछ? नहीं, देखो मिशन वो ही है। मेरा हमेशा एक थिंकिंग रही है कि जो आया है उसका हमें काम करना है। बिल्कुल ठीक है। उस समय ऐसा होता था कि जब मैं पीएचसी पे नौकरी करता था तो मैं दिन भर के 250-300 पेशेंट देखता था और मुझे खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। लेकिन उस टाइम मैं देखता था क्योंकि यंग थे, एनर्जी थी। अब चलो ठीक है, उस लेवल का तो नहीं है कि मैं 24 घंटे काम कर लूं, लेकिन अभी भी मेरी प्रायोरिटी ये रहती है जो आया उसका मुझे काम करना है। जब भी आया मुझे उसका काम करना है। वो तो हमने देख लिया। मैं दर्शकों को बताऊं, जो डॉक्टर साहब का इंटरव्यू का टाइम था उससे डॉक्टर साहब सिर्फ 1 घंटा इसलिए देरी से आए क्योंकि घर पे कोई लोग आ गए थे दिखाने के लिए, तो इसलिए लेट आए। और एक सवाल और है मेरा, आप चूंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में हैं, स्टार्टिंग से आज तक सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, हालांकि ये सवाल वो है कि इसमें क्या मरीज अभी जो जरूरतमंद है, जो कहते हैं कि गरीब है, वो ज्यादा ही सरकारी, बाकी अभी भी क्या है कि जो अमीर, हालांकि सरकारी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं और बहुत अच्छी हैं। स्थिति ये होती है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज की कंडीशन बिगड़ती है तो रेफर सरकारी हॉस्पिटल को ही करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन फिर ये अपन क्यों विश्वास नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा काम होता है, पेशेंट का विश्वास भी अच्छा है, लेकिन कुछ वर्कलोड की वजह से, कुछ पेशेंट नंबर ऑफ भीड़ की वजह से, और तो उनको लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका काम हो रहा है। देखो, आप एक प्राइवेट कार लेके आपको जयपुर जाना है तो आप 4 घंटे में जयपुर पहुंच जाओगे। आपको सरकारी बस में बैठना है तो उस सरकारी बस वाले को यहाँ से जयपुर जाना है, नीलाड़ा वाले को भी बैठाना है, उसको जेतारा वाले को बैठाना है, कोई दूसरा आदमी आ गया तो उसको बैठाना है। तो सिस्टम यही है गवर्नमेंट में कि हमारे पास जो आदमी आया हमें उसका काम करना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी जरूरत जिसकी है उसको प्रायोरिटी में पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका टाइमली ऑपरेशन नहीं हुआ, टाइमली उसके साथ में कोई जो भी प्रोसीजर इंटरवेंशन करना था नहीं हुआ, तो मरीज की लाइफ को खतरा हो सकता है। फिर दूसरी चीजें क्या है, सरकारी सिस्टम में वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि हर चीज के अलग अलग डिपार्टमेंट है। आज पेशेंट मेरे पास भर्ती हुआ, उसको सर्जरी की जरूरत है लेकिन उसकी बीपी की बीमारी है
तो उसको बीपी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसके हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाना पड़ेगा। उसको दूसरी तकलीफ है, चेस्ट की तकलीफ है तो चेस्ट फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि यार मैं धक्के खा रहा हूं, मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन ये एक मजबूरी है सिस्टम की जिसके काम करता है। ये हित में उसी के मरीज के बिल्कुल बिल्कुल ये मरीज के हित में। गवर्नमेंट में पेशेंट का काम जो होता है वो नियमानुसार होता है और प्रॉपर तरीके से होता है। अगर उसको किसी चीज की कमी भी आ गई तो उसको पहले ठीक करी जाती है, उसके बाद में ऑपरेशन में ले जाता है। प्राइवेट में नो डाउट देखो, आप 2 पैसे खर्च करते हो तो आपको फैसिलिटी मिलती है, आपको सारे डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट है उनको आपने पे किया तो वो आपके कमरे में आके चले जाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट में अगर वो डॉक्टर अपना आउटडोर छोड़ के अगर सब पेशेंट को उनके वार्डों में देखने जाएगा तो वो पेशेंट बेचारे आउटडोर में दिखाने आ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो ये थोड़े से लेकुनाज है, भीड़ है और है। बाकी गवर्नमेंट में अच्छा इलाज होता है, बढ़िया इलाज होता है। मेरे हिसाब से जो कहीं इलाज नहीं होता वो सब गवर्नमेंट में होता है। एक रक्तदान को लेकर भी आपकी अलग जोधपुर में एक पहचान है, ये रक्तदान वाली क्या कहानी है? सर रक्तदान की तो ये स्टोरी है कि जब मैं एमबीबीएस करता था, सेकेंड एमबीबीएस में था, उस समय मैंने पहली बार किसी जरूरतमंद को ब्लड डोनेट किया। और मैं बताऊं, मैं जानता ही नहीं था कि वो आदमी कौन है। मैं हमारे हॉस्टल में बैठा था और हमारे साथ में कोई जूनियर था, उसके कोई रिश्तेदार आए हुए थे कि इनको ब्लड की जरूरत है, तो मैंने कहा यार मैं दूंगा ब्लड, और मैं ब्लड डोनेट करने गया। उसके बाद में जब मुझे ब्लड डोनेट करने के बाद में किसी प्रकार की कमजोरी कुछ भी नहीं आया, तो मैंने ये नियम कर लिया था कि मैं लगभग साल में 2 बार तब से मैं ब्लड डोनेट कर ही रहा हूँ। उसके बाद में जब मेरी बाद में सर्विस लगी तो उस टाइम मेरा ब्लड डोनेशन मेरा छूट गया था, लेकिन जब से मैं जोधपुर आया हूं, तब से मैं रेजिडेंट था, तब से मैं मेरे बर्थडे पे हमेशा ब्लड डोनेट करता हूं। मैंने ये नियम किया। तो आज के 3 साल पहले मेरा बर्थडे था और मैडम के सुबह 5 बजे कोई इमरजेंसी ऑपरेशन आ गया, तो मैडम सुबह 5 बजे अस्पताल चले गए। मैं मेरा नहा धो के मैं मेरे ड्यूटी पे आ गया और दिन भर में मैडम की अवस्था ऐसी रही कि मैडम ने मेरे को विश नहीं किया। तो जैसे ही 4 बजे मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ भाई ब्लड डोनेट करने, तो मैडम को याद आया अगर यार गलती हो गई तो मैडम मेरे साथ ब्लड डोनेट करने में गया, तो मैडम मेरे साथ गए, तो मैडम ने कहा कि मैं भी आपके साथ ब्लड डोनेट करूंगी। तो 2022 में मैडम ने पहली बार ब्लड डोनेट किया। तब हमारे को चीज एक समझ में आई, मैडम के समझ में आई कि जब मैं ब्लड डोनेट मैं कर सकती हूँ तो दूसरी महिलाएं क्यों नहीं कर सकती, और दूसरी महिलाएं ब्लड डोनेट नहीं करती है, इसके क्या कारण है? तो मैडम ने एनालिसिस किया कि ठीक है महिलाओं के खून की कमी होती है, लेकिन जिनके कमी नहीं है वो भी ब्लड डोनेट क्यों नहीं कर रही है? तो वो समझ में आया कि वो ब्लड डोनेट इसलिए नहीं कर पाती कि जेंट्स तो अकेला गया और ब्लड डोनेट करके आ गया, महिला अकेले ब्लड डोनेट करने कैसे जाए? एक सामाजिक जो ताना बाना अपना बना हुआ है जिसमें महिला अकेले नहीं निकलती है घर से बाहर, और ब्लड डोनेट करना के लिए निकलना तो और बारी है। तो फिर एक थीम आई कि कपल ब्लड डोनेशन क्यों ना किया जाए। अगर वो महिला अपने पति के साथ में, अपने भाई के साथ में, या अपने पिताजी के साथ में एक बेटी जाएगी कि पापा मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो वो 100% ब्लड डोनेट करेगी और उसके मन में ये भाव आएगा कि मुझे ब्लड डोनेशन करना है। तो आप डोनेट कब कर पाओगे? जब आपके पास डोनेट करने के लिए कुछ होगा। तो महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम रहता है, और अब उस महिला के मन में ये आ गया कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो वो महिला साल भर में अच्छा खाना पीना अच्छा खाएगी, पौष्टिक चीजें लेगी, खून बढ़ने वाली चीजें लेगी, तो वो ब्लड डोनेट करने लायक हो जाएगी। अगर वो ब्लड डोनेट करने लायक नहीं हुई तो कम से कम वो लेने लायक तो नहीं रहेगी, उसके इतना हीमोग्लोबिन तो हो जाएगा कि वो उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस मुहिम के साथ में कि महिलाओं के स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए, भारत जैसे देश में विशेषकर राजस्थान में जो महिलाएं एनीमिक है, जिनकी खून की कमी है, और सालाना काफी महिलाएं जो मृत्यु दर होती है, मात्र मृत्यु दर होती है, वो खून की कमी की वजह से होती है। तो उस मुहिम को लेके कपल ब्लड डोनेशन का एक ड्राइव हमने चालू किया था 2022 में, और 3 कैंप मैडम करा चुकी है। अब 26 में 4थे कैंप की तैयारियां शुरू। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस काम के लिए। और लास्ट में जो हमारे दर्शक आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे हमेशा स्वस्थ रहे? मैं मेरे न्यूज 24 चैनल के सभी दर्शकों से और यही कहना चाहूंगा कि बचाव ही इलाज है। सबसे पहले आज के समय में जो बीमारियां हो रही है वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपके जो स्ट्रेस का लेवल है। तो आप अपनी अच्छी दिनचर्या रखिए, अपना खान पान अच्छा रखिए, शुद्ध खाइए, शुद्ध हवा
का आनंद लीजिए, ताकि आप बीमारी आपको पकड़ नहीं सके। अगर फिर भी किसी वजह से बीमारी आ जाती है तो बीमारी छुपाना बीमारी का इलाज नहीं है। समय पे बीमारी का पता करना, समय पे बीमारी के लिए डॉक्टर से सलाह लेना और समय पे डॉक्टर की सलाह लेकर सलाह के हिसाब से दवाई लेना, कार्य करना, ताकि आप किसी भी प्रकार से बीमार ना हो। तो ये थे डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एमडेम हॉस्पिटल, जिन्होंने आपको बताया है कि कैसे आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और अगर कभी कोई बीमारी आ जाए तो उसे छुपाएं नहीं, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को और मुझे भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में इतना बताया। वास्तव में मुझे नहीं पता था कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इतनी कारगर है, तो इसलिए कभी घबराएं नहीं, इलाज कराएं, डॉक्टर्स की सलाह लें। और आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484